अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इस हमारे टॉपिक का नाम है मीजोथेरेपी। ये लफ्ज आपने बहुत ही कॉमनली सुना होगा कि पीआरपी विद मीजो, पीआरपी विद मीजो, या खाली मीजो कर दें। या डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं अपनी पीआरपी करवाने, तो वो कहते हैं मीजो की है तो वो 10,000 एक्स्ट्रा, 5,000 एक्स्ट्रा, इस तरह से। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। मीजोथेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन which involves intradermal or subcutaneous injections of pharmaceutical preparations. Enzymes, hormones, plant extracts, vitamins, and other ingredients such as hyaluronic acid. It has no proven clinical efficacy and poor scientific backing. अच्छा, उल्टा पढ़ते हैं इसको। ये जो कह रहा है कि प्रूवन क्लिनिकल एफिकेसी नहीं है या पुअर साइंटिफिक बैकिंग है, इसका ये मतलब नहीं है कि इसके रिजल्ट जीरो हैं। इसका ये मतलब है कि मीजोथेरेपी जो होती है, इसके ऊपर हमारी क्लिनिकल स्टडीज नहीं है। हमने कोई 2,000 3,000 पेशेंट्स एलोपेशिया के लिए हो, उनमें से 50% की मीजोथेरेपी की और 50% को मेडिसिन से ट्रीट किया हो। फिर जिनकी मीजोथेरेपी की उनके हमने फॉलो अप कर करके हमने देखा उनमें रिजल्ट्स आए हैं कि नहीं आए हैं। तो हमारे पास गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस तरह का डाटा अवेलेबल नहीं है। एंड पुअर साइंटिफिक बैकिंग का मतलब ये है कि टेक्स्ट बुक्स के अंदर अभी भी, जब हमारे पास कोई केस स्टडीज ही नहीं थी, कोई साइंटिफिक डाटा अवेलेबल नहीं था, टेक्स्ट बुक्स में ये एडवाइस अभी भी नहीं किया जाता। जैसे आप सबको ही पता होगा, सब डॉक्टर्स ही हो, कि जो बायोटिन है, बाल गिरते हैं बायोटिन खाना शुरू कर दें। लेकिन फिर बायोटिन के इंजेक्शन स्कैल्प में डायरेक्ट लगना शुरू हो गए तो 1 हफ्ते के अंदर लोगों के बेबी हेयर ग्रो करना शुरू हो गए। तो अब ओरल जो बायोटिन था उस पे डिटेलिंग की गई तो पता चला कि उसके रिजल्ट्स इसलिए नहीं आते थे कि उसका जो मॉलिक्यूलर साइज था वो इतना बड़ा था कि 80% जो था वो गट से एब्जॉर्ब ही नहीं होता, सिर्फ 20% होता था। उसमें से कितनी परसेंटेज जो थी वो हमारे स्कैल्प में जाती थी। तो ये बात याद रखें कि बेशक हमारे पास कोई साइंटिफिक बैकिंग या डाटा नहीं अवेलेबल, जिसकी वजह से अभी भी ये हमारा किताबों और टेक्स्ट बुक का हिस्सा नहीं बना, लेकिन मीजोथेरेपी बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। कुछ चीजों के लिए, हर चीज की यहाँ बात नहीं हो रही, एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स की बात हम करते हैं, ठीक है। अब देखो, उसने कहा कि इट्स अ फॉर्म ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, क्योंकि ये जो हमारी बुक्स हैं उसके अंदर इसकी कोई लॉजिक नहीं है। विच इन डर्मल और सबकट इंजेक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस लाइक एंजाइम। कौन से एंजाइम? जैसे कि स्किन के लिए कौन सा एंजाइम? कोएंजाइम Q10, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारा है फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन, इसमें कौन से एंजाइम्स होते हैं? इसके अंदर लाइपेजेस होते हैं। अच्छा, और फॉस्फेटाडाइलकोलिन होता है वैसे मेजरली। इसके अलावा वो देखो, वो कह रहे हैं कि हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स कौन से होते हैं? हॉर्मोन जो हम आजकल लगा रहे हैं ग्लूकागॉन की तरह का, GLP-1 एगनिस्ट, जो क्या नाम है, ओजेम्पिक, ठीक है। प्लांट एक्सट्रैक्ट्स, ये जितनी भी चीजें बन रही हैं, जैसे कि बोटॉक्स है, बोटॉक्स तो बैक्टीरियल ओरिजिन से है। जैसे कि विटामिन C, वो भी लैब मेड है। वैसे कोलेजन जो है वो प्लांट एक्सट्रैक्ट से आ रहा है आजकल, ठीक है। विटामिन विटामिन तो आप देखो ना, मल्टीबियोटा, सारे विटामिन विटामिन है उसमें भरे हुए हैं। एंड अदर इंग्रेडिएंट्स जैसे हाइलुरोनिक एसिड। जोड़ों के दर्द के जो मरीज होते हैं जिनके अंदर से जेल खत्म हो जाती है, जो जोड़ साइनोवियल, जो साइनोवियम है उसके अंदर होती है, साइनोवियल जॉइंट्स है ना ये हमारे नीज, उनमें हम हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगा के अंदर जोड़ के अंदर हम भर देते हैं। इट हैज नो प्रूवन क्लिनिकल एफिकेसी एंड पुअर साइंटिफिक बैकिंग। हाँ, बेशक अभी टेक्स्ट बुक्स में इसके ऊपर कोई जबरदस्त किस्म की रिसर्च पब्लिश नहीं हुई, ना ही हमारे पास इसका कोई बैकग्राउंड नॉलेज इतना ज्यादा है, मगर ये रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क है, इसीलिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। अच्छा जी, अब आप ये देखें जरा, हम एस्थेटिक्स की तरफ वापस लौटते हैं और अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि मीजोथेरेपी क्या होता है और इसको हम मीजोथेरेपी ही क्यों कहते हैं, ठीक है। और आप लोगों को ये पता होगा सिर्फ अभी तक शायद, कि हम पीआरपी जब करवाने जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछता है पीआरपी सिंपल करानी है या मीजो के साथ करानी है। तो हमें ये पता होता है कि मीजो के अंदर कोई ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, कोई बूस्टर्स होते हैं, जिससे फौरन से रिजल्ट आता है, उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं। अब आप देखते जाओ, मैं आपको बताती जाती हूँ चेहरे पे कहाँ पर कौन सी मीजो होगी। फ्राउन लाइंस के लिए हम कौन सी मीजो करते हैं? बोटॉक्स, ठीक है। डार्क सर्कल्स के लिए हम कौन सी मीजो करते हैं? मीजो। अच्छा जी, डार्क सर्कल्स के लिए जो होता है हम अंडर आई मीजो करते हैं। अब देखो, यहाँ पे कहीं पे भी हम पीआरपी का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि डार्क सर्कल्स को पीआरपी ट्रीट नहीं कर सकती, पीआरपी करती ही है। पीआरपी आपकी बॉडी का अपना ही एक जो कंपोनेंट है, और उसको क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड प्लेटलेट्स और एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। अभी पीआरपी भी हम पढ़ेंगे। ये क्या है? ये है कि आउटसाइड सोर्स से
हमने कोई चीज लेके इंजेक्ट करनी है इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। जैसे वाइटामिन, जैसे कोएंजाइम्स या एंजाइम्स, जैसे कोई सिंथेटिकली फॉर्म्ड चीजें हैं पीसीआर से बनी हुई। इसके अलावा चीक्स के अंदर कौन सा मीजो हो सकती है? चीक्स की अगर हमने रिजुविनेशन करनी है तो हम प्रोफाइलो कर सकते हैं, जो कि हाइलुरोनिक एसिड होता है। अगर हमने चीक्स को थिक कर दिखाना है तो हम फिलर कर सकते हैं, जो कि क्रॉस लिंक्ड हाइलुरोनिक एसिड होता है। नेजोलेबियल फोल्ड में हम फिल इन पीआरपी कर सकते हैं, हम इसमें बायोफिलर्स यूज कर सकते हैं, हम इसके अंदर अम, जो है हाइलुरोनिक एसिड यूज कर सकते हैं, हम इसके अंदर सिंपल फिलर्स यूज कर सकते हैं जो सॉफ्ट होते हैं। मैरिनेट लाइंस और जावल्स, जावल्स किस चीज को कहते हैं? जावल्स इस चीज को कहते हैं जो आपके तरफ, तो ये जो आपकी चीक पे लटकी हुई जगह होती है इसको हम जावल कहते हैं। और जो मैरिनेट लाइन है उसको हम कहते हैं जो कॉर्नर ऑफ द माउथ से वर्टिकली डाउनवर्ड लाइन आ रही होती है, ये बूढ़े लोगों में ज्यादा होती है। जो मेंटल क्रीज, ये जो चिन्ह हमारी उल्टा यू बना होता है, इस पे ऊपर को चढ़ी होती है, इसके लिए भी हम बोटॉक्स करते हैं, फिलर्स भी करते हैं। अब देखो नेक के लिए हम बोटॉक्स भी करते हैं और फिलर्स भी, और हैंड पे ज्यादा फिलर्स यूज होते हैं, बोटॉक्स कम यूज होता है। स्किन की रिजुवनेशन पूरी बॉडी पे हो सकती है, जिसके लिए हम मल्टीविटामिन यूज करते हैं। अब पीछे कंटेंट्स पढ़ोगे ना तो उसमें 40 से 50 होते हैं, उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं, उसमें विटामिन होते हैं, उसमें एंजाइम्स होते हैं, उसमें कोएंजाइम्स होते हैं, उसमें मिनरल्स होते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है। ठीक है, आप लिस्ट पढ़ के हैरान रह जाओगे। इसी तरह अगर किसी के बाल गिरे हो तो एंटी हेयर फॉल मीजो सीरम यूज करते हैं, उसकी भी लिस्ट आप पीछे से देखोगे। जैसे मैं डर्मा हील का एंटी हेयर फॉल मीजो सीरम यूज करती हूँ, तो बहुत एक्सटेंसिव उसमें और बहुत हाई क्वांटिटीज में उसके अंदर ये सब चीजें होती हैं। अच्छा, फोरहेड लाइंस है, फोरहेड लाइंस के लिए हम पीआरपी करते, पीआरपी तो हम वैसे करते ही रिजुविनेशन के बोटॉक्स, और फिर भी जो लेफ्ट ओवर फोरहेड लाइंस हैं उसके में अंदर हम हाइलुरोनिक एसिड यूज करेंगे। जो ब्रो ड्रूप हो रही होती है उसके लिए दो चीजें करते हैं, एक तो ये है कि जो टेम्पल है जहाँ पे ये ब्रो ड्रूप वाला ग्रीन कलर का डॉट लगा हुआ है, इसके अंदर हम फिलर करते हैं हाइलुरोनिक एसिड क्रॉस लिंक का। और दूसरी चीज हम ये करते हैं कि जो आईब्रो के नीचे ये जो मसल है, ये ओकेलाई, ओकेलाई जो वर्ड होता है ये आंख के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ओरिस जो होता है वो मुंह के लिए इस्तेमाल होता है। ऑर्बिक्युलरिस, ओकेलाई जो होता है इसका मतलब ये है कि ऑर्बिक्युलरिस यानी कि वो सर्कुलर मसल जो आंखों को सराउंड कर रहा है, और ऑर्बिक्युलरिस ओरिस वो सर्कुलर मसल जो लिप्स माउथ को सराउंड कर रहा है, ठीक है। लिप्स खुद भी उसके फाइबर्स उसके अंदर कंटेन हुए होते हैं। उसके बाद ब्रोड रूप के लिए हम ये बताया था मैंने आपको, और जब हम एक एक चीज इसको सेपरेट सेपरेट करेंगे आगे कोर्स में तो आपको ये बोटॉक्स के लेक्चर में, क्रोज फीड में भी हम बोटॉक्स करते हैं, टीयर ट्रफ में जो है हम बोटॉक्स करते हैं, और इसके अलावा फिलर्स भी यूज करते हैं। नोज को हाइट देने के लिए हम दो चीजें करते हैं, वो मसल्स जो नेजल डिप्रेशन कॉज कर रहे होते हैं उनमें हम बोटॉक्स यूज करते हैं। और जो डॉर्सम ऑफ द नोज है, अगर हमने उसकी हाइट दिलवानी है तो हम उसमें फिलर्स भी यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे कौन सा फिलर यूज होता है? यहाँ पे डीप होता है क्योंकि हमने बोन के ऊपर जाके काम करना होता है। अच्छा, उससे अगला है कि माउथ और फ्राउन और लिप्स, इन सब में फिलर्स और बोटॉक्स आपको पता ही है, और स्किन की रिजुविनेशन के लिए हम कुछ भी। अच्छा, ये एक सिर्फ ओवरव्यू था, अभी अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसको डिटेल से बताती हूँ। अच्छा जी, अब आप लोग सोचते हो गए कि ये मीजोडर्म क्या वर्ड है, मीजोडर्मिस क्या वर्ड है, और मीजोथेरेपी क्या वर्ड है, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि मीजोडर्म, मीजोडर्मिस और ये सब चीजें क्या है। मीजोडर्म सबसे पहले शुरू करते हैं। लेट्स ब्रेक डाउन द मीनिंग्स ऑफ मीजोडर्म, मीजोडर्मिस एंड मीजोथेरेपी, ऑल रिलेटेड बट यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। मीजोडर्म, जब आप लोगों में से जिन लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी है उनको पता होगा कि तीन जो होती हैं जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है। तो मीजोडर्म जो होती है वो मिडल लेयर होती है, और ये जो मीजोडर्म होती है ये क्या बनाती है? ये हमारी स्किन में से डर्मिस को बनाती है, और ये हमारे मसल्स को बनाती है, हमारे ब्लड वेसल्स को बनाती है, एक्सेप्ट फॉर देयर लाइनिंग। और ये बनाती है कनेक्टिव टिश्यू को, बोन्स को, ठीक है, फेशियास को, इन सब चीजों को। Mesoderm is a biology or embryology term.
It is one of the three primary germ layers formed during early embryonic period. The mesoderms give rise to structures such as muscles, bones, connective tissue, blood and blood vessels, kidneys and reproductive organs. ठीक है. इट इज अ मिडल लेयर. मीजो वर्ड का मतलब होता है मिजल, मिडल, और डर्म का मतलब होता है स्किन या लेयर बिटवीन एक्टोडर्म आउटर लेयर एंड एंडोडर्म इनर लेयर. तीन लेयर्स थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म. एक्टोडर्म सीएनएस बनाता है और स्किन की सुपरफिशियल लेयर्स बनाता है. मीजोडर्म ये बीच वाले सारे कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स, बोन, सब कुछ, किडनीज, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. और जो एंडोडर्म होता है वो लाइनिंग्स बनाता है ज्यादातर. ठीक है. अब हमने मीजोडर्म देखा. मीजोडर्म बेसिकली एक एम्ब्रियोलॉजिकल टर्म थी. जब एम्ब्रियो होता है इंसान, उसमें तीन लेयर्स होती हैं सबसे पहले. वो जो तीन लेयर्स थी वो क्या करती हैं, उसमें जो मिडल लेयर है उसको हम मीजोडर्म कहते हैं. और मीजोडर्म से क्या क्या बनता है ये आपने देख लिया. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें. क्योंकि जो डर्म लफ्ज है इसका मतलब लेयर भी है, तो मिडल वो लेयर होती है, इसलिए उसको हम मीजोडर्म भी कहते हैं. अब ये देखें कि मीजोडर्मिस क्या होता है. दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड साइंटिफिक टर्म, समटाइम्स यूज्ड सिनोनिमसली और mistakenly with mesoderm in the pseudo-scientific context. Some cosmetic or alternative medicine sources may use mesodermis as refer to the skin layers derived from the mesoderm, like dermis, connective tissue और fat layer. स्किन की तीन मेन लेयर्स हैं. एक होगी एपिडर्मिस, और एक होगी डर्मिस, और तीसरी होगी हाइपोडर्मिस या सबकट फैट जिसको हम कहते हैं. अब क्या होता है कि आप कभी प्लास्टिक सर्जन के क्लिनिक पर गए होंगे तो वो कहते हैं कि ये ना हम मीजो बोटॉक्स करने लगे हैं, या हम आपकी मीजोडर्मल जो है ना इंजेक्शन लगाने लगे हैं. आपको समझ नहीं आता कि मीजोडर्म स्किन की कौन सी लेयर थी, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. तो बात ये होती है कि मीजोडर्मिस वो उस चीज को कहते हैं कि स्किन की वो लेयर जो मीजोडर्म से डिराइव की गई है उसको वो लोग बोलते हैं मीजोडर्मिस. स्किन की वो कौन सी लेयर है जो मीजोडर्म से डिराइव की गई है? एपिडर्मिस के नीचे सब कुछ. एपिडर्मिस के नीचे क्या है? एपिडर्मिस के नीचे है डर्मिस, और उसके नीचे क्या है? हाइपोडर्मिस. और उसके नीचे क्या है? उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू है, फिर मसल्स हैं, फिर बोन्स हैं, फिर जॉइंट्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ये सब चीजें. ठीक है. तो ये सारी चीजें क्योंकि डिराइव की गई हैं मीजोडर्म से, तो इसलिए इसको लूजली स्पीकिंग प्लास्टिक सर्जन्स और डर्मेटोलॉजिस्ट भी कहते हैं मीजोडर्मिस. मीजोडर्मिस एक कलेक्टिव टर्म हो गई, किसी एक स्ट्रक्चर का नाम नहीं हुआ, जिसके अंदर एपिडर्मिस को निकाल के डर्मिस यानी सेकंड लेयर ऑफ द स्किन, हाइपोडर्मिस यानी थर्ड लेयर ऑफ द स्किन, और उसके नीचे मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स और कनेक्टिव टिश्यूज और फेशियाज और टेंडन्स और लिगामेंट्स और ये ब्लड वेसल्स, ये सब कुछ आ जाता है. क्योंकि हम अपना एस्थेटिक्स का ज्यादातर काम जो है वो मीजोडर्मिस में परफॉर्म करते हैं. ठीक है. तो इसलिए कहा जाता है कि हम मीजोडर्मिस में इंजेक्शन लगा रहे हैं. और ये जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? मीजोथेरेपी. क्यों मीजोथेरेपी कहते हैं? अगर आपने पहली स्लाइड को गौर से पढ़ा हो तो उसमें हमने कहा कि सबकट या स्किन में यानी कि डर्मिस में इंजेक्शन देते हैं या हाइपोडर्मिस में देते हैं. ठीक है. या नीचे कनेक्टिव टिश्यू में देते हैं. तो एपिडर्मिस को निकाल के हम जिन लेयर्स में काम कर रहे हैं वो सारी ओरिजिन जो हुई है एम्ब्रियोलॉजिकल, वो हुई है मीजोडर्म से. और उसमें एक पोर्शन स्किन का और नीचे बाकी चीजें हैं जिसको हम कलेक्टिवली मीजोडर्मिस कहते हैं, क्योंकि ये सब चीजें डिराइव मीजोडर्म से हुई हैं. और इसमें ही हम जाके काम कर रहे हैं, थेरेपी जो इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको मीजोथेरेपी भी बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें. अब ये और क्लियर करती हूँ मैं आप लोगों को. Mesotherapy क्या है? It is a non-surgical treatment where small amounts of vitamins, enzymes, hormone और plant extracts are injected into the mesodermal layer of the skin. ये हमने पढ़ लिया था. ये किस लिए इस्तेमाल की जाती है? स्किन रिजुविनेशन के लिए, जिसमें हम विटामिन वगैरह यूज करते हैं. हेयर लॉस ट्रीटमेंट के लिए. एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के अंदर हम क्या करते हैं? एंड्रोजेनिक एलोपेशिया के अंदर हम जो इंजेक्ट करते हैं वो ट्राइमसिनोलोन है. और इसके अलावा जो है जो फीमेल्स हैं उनमें हम बायोटिन जो है उसको यूज करते हैं. सॉरी, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में ट्राइमसिनोलोन यूज नहीं होती है, एलोपेशिया एरियाटा में होती है. अच्छा, जो फैट रिडक्शन है उसके लिए हम फॉस्फेटाडाइलकोलिन,
लेसिथीन के इंजेक्शंस जो कि बाजार में किस नाम से मिलते हैं, लाइपोलैब, लेमन बॉटल वगैरह, वो यूज करते हैं डबल चिन को, बेली को, कहीं पे भी सबकट फैट है। सबकट फैट वो फैट होता है जिसको अपने हाथ से पकड़ सकते हो। जैसे अगर आपके जिगर पे चर्बी है, दिल के चर्बी है, वो आप अल्ट्रासाउंड से देख सकते हो। सेल्यूलाइट एंड स्ट्रेच मार्क्स, जो सेल्यूलाइट और स्ट्रेच मार्क्स हैं वो किस वजह से होते हैं कि स्किन एक्सपैंड कर गई है बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। स्किन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कोलेजन के इंजेक्शन देते हैं। इट टारगेट्स द मिडल लेयर ऑफ द स्किन, मीजोडर्म। देखो मिडल लेयर ऑफ द स्किन, हमने खाली स्किन की तीन जो लेयर्स के दरमियान वाली लेयर की बात करनी होती तो हम उसको कहते हैं डर्मिस। लेकिन हम डर्मिस, हाइपोडर्मिस और उसके नीचे जो स्ट्रक्चर्स पड़े हैं जैसे कि मसल्स, जॉइंट, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, उन सारों को कवर करके एक ही हमने टर्म बनाई जिसका नाम था मीजोथेरेपी। आपसे कोई भी जिंदगी में क्वेश्चन पूछेगा कि हम मीजोथेरेपी किस लेयर में परफॉर्म करते हैं, एपिडर्मिस में, डर्मिस में, हाइपोडर्मिस में, तो जवाब इन तीनों में से कोई नहीं, जवाब है मीजोडर्मिस में। ठीक है, मीजोडर्मिस में वो सब चीजें कवर हो जाती हैं जिसमें हम मीजोथेरेपी परफॉर्म करते हैं। इट स्टिमुलेट सर्कुलेशन, स्टिमुलेट सर्कुलेशन के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं, यही जो हमारे पास ये सब मीजो सीरम्स बने बनाए मिलते हैं। इट ब्रेक्स डाउन फैट एंड नरिश द स्किन और हेयर फॉलिकल्स, नरिशिंग के लिए आपको पता ही है ये विटामिन और सारा कुछ। ये तो आप कहोगे कि ये कौन से क्या है, तो ये हर हर चीज हर हर टॉपिक में अलग अलग कवर होगी। यहाँ पर इस टॉपिक में आपको क्या समझना जरूरी है, सबसे पहले मीजोडर्म क्या होता था, फिर हमने देखा मीजोडर्मिस क्या होता है, फिर हमने देखा मीजोथेरेपी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। Site. Multiple tiny injections of pharmaceuticals, vitamins, etc. are delivered into the mesodermal layer of tissue under the skin. यानी आपने एपिडर्मिस के नीचे जाना है, बाकी आपके नीचे डर्मिस भी है, हाइपोडर्मिस भी है, सब कुछ है आपके पास। हेयर फॉलिकल की रूट होती है लोअर डर्मिस में, यानी कि जो पिंक वाली है ये लोअर डर्मिस है। ठीक है, और उसके ऊपर जो लाइट ब्राउन है वो भी लोअर डर्मिस है। उसके ऊपर जो डार्क ब्राउन लाइन सी है वो एपिडर्मिस है। और ये जो हनीकॉम्ब अपेरेंस है ये क्या है, हाइपोडर्मिस। ये है हाइपोडर्मिस। ठीक है, और हाइपोडर्मिस के नीचे क्या है, ये जो पिंक दोबारा से आ रहा है नीचे, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू वगैरह सारा कुछ। अब आप देखो कि मीजोडर्म इसमें कौन कौन सी है, मीजोडर्म इसमें डर्मिस भी है, हाइपोडर्मिस भी है, और नीचे कनेक्टिव टिश्यू, मसल, जॉइंट्स, बोन, ब्लड वेसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स भी हैं। तो जो हमारा मेसोथेरेपी का फॉर्मूला है वो डर्मिस से लेके हाइपोडर्मिस से लेके कनेक्टिव टिश्यू, इन सब में कहीं पे भी जाके लग सकता है जहाँ हमें जिस चीज की जरूरत हो। जैसे अगर पेशेंट फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन लगवाने आया है तो हम एडिपोज टिश्यू में जाके काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें कि जो वर्ड लिखा हुआ है ऊपर, माइक्रो नीडल, माइक्रो नीडल जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मीजो नीडल। मीजो नीडल जो होती है वो आम नीडल से क्या होती है, बहुत बारीक और छोटी होती है। क्योंकि हमने रहना कहाँ है, सिर्फ मीजोडर्मिस में रहना है ना, हमने आर्टरी वेन में तो जाके काम करना ही नहीं है, हमने तो इधर इधर ही काम करना है ना। ठीक है, अच्छा जी। मीजोडर्मिस जो मीजो नीडल होती है, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी होती है इन मीजो सीरम्स की, जो सीरम हम इंजेक्ट करते हैं वो बहुत थिन होते हैं, लेस विस्कस होते हैं, प्लाज्मा की तरह थिक नहीं होते, इसलिए वो बारीक से बारीक नीडल में से भी गुजर जाते हैं। और जो दुनिया की सबसे फाइन नीडल है जिसमें आप बगैर लोकल लगाए पेशेंट को ट्रीटमेंट कर लेते हो, वो है 34 gauge 4 mm। ठीक है, उसमें पेशेंट को दर्द ही नहीं होती है। और अगर आप पीआरपी कर रहे हो तो अगर आप पीआरपी के अंदर मिक्स कर लेते हो मीजो सीरम को, तो वो फिर उसमें से गुजर जाती है। आप लाइडोकेन मिक्स करते हो तो उसमें से वो गुजर जाती है। सिंपल प्लेन पीआरपी जो होती है माइक्रो नीडल में से नहीं गुजरती। माइक्रो नीडल को अगर हम मीजोथेरेपी के लिए यूज करें तो उसको हम मीजो नीडल भी कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर ये यूज ही मीजोथेरेपी के लिए होती है। पाकिस्तान में तो नीडल के नाम से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन कहा था कि बाइपोलर नीडल्स क्या होती है, तो उनको मीजो नीडल्स गलती से बाइपोलर नीडल्स को उन्होंने मिसअंडरस्टैंड किया था, तो ये मीजो नीडल्स भी होती हैं सिर्फ। माइक्रो नीडल्स या मीजो नीडल्स दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा जी, बेनिफिट्स हैं क्या क्या म्यूजोथेरेपी के जिसकी वजह से हम क्लिनिक्स पे इसको करते जा रहे हैं। फोरहेड रिंकल खत्म हो गए, चीक्स बेहतर हो गई,
नेजोलेबियल फोल्ड खत्म हो गए। लिप के कॉर्नर जो नीचे को सैड फेस बना होता है उसके लिए डिप्रेसर एंगुलरिस, और इस मसल के अंदर हम बोटॉक्स इंजेक्ट करते हैं। हाइड्रेशन एंड टोनिसिटी, देखो इसमें नेक ज्यादा बनाया है क्योंकि जो आप लोगों ने सुना होगा इजाल 40, जो हाइलुरोनिक एसिड होता है वो हमारी नेक की लाइंस के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं रिजुविनेशन के लिए। ठीक है, और अब अगला क्या है, क्रोस फीट, इसके लिए बोटॉक्स है। ग्लोबुलर लाइंस, इसके लिए भी बोटॉक्स है। हेयर लॉस के लिए फीमेल में बायोटिन होता है, और मेल्स के अंदर एंटी हेयर लॉस मीजो सीरम होता है। ठीक है, और इसके अलावा कॉज देखनी पड़ती है कि कॉज क्या हो रही है हेयर फॉल की। अगर तो ऑटो इम्यून इश्यू है तो यानी कि एलोपेशिया एरियाटा, तो फिर स्टीरॉइड्स होती हैं, ट्राइएमसिनोलोन होती है। अच्छा, इसके अलावा एमईआईज का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। एमईआईज में क्या है, पॉलीपेप्टाइड्स है। जो पेप्टाइड्स होते हैं, पॉली कोलेजन का अपना मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बहुत बड़ा होता है, वो हमारी स्किन से अब्सॉर्ब नहीं हो सकता। तो पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड्स जब हम इंजेक्ट करते हैं स्किन के अंदर जाके, वो कोलेजन बनाते हैं, स्किन टाइटनिंग होती है, इसलिए रिजुविनेशन होती है। तो बेनिफिट्स आखिर क्या क्या है। हाइपर पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए हम कौन सी मेसोथेरेपी करते हैं? ज्यादातर हम, अगर सवेयर है तो ट्रांजामीन का इंजेक्शन हम इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर वेरी लेस सवेयर है तो हम मल्टीविटामिन भी कर सकते हैं, जैसे मल्टीबियोटा। सेल्यूलाइट के लिए हम फैट डिसॉल्विंग के साथ साथ कोलेजन इंजेक्शन देते हैं, और विटामिन सी के देते हैं। स्किन रिजुविनेशन के लिए जाल 40 यानी कि हाइलुरोनिक एसिड देते हैं। हेयर लॉस के लिए भी बताया, एलोपेशिया के लिए भी बताया। डल लुकिंग स्किन, स्किन को ब्राइट करना हो तो हाइलुरोनिक एसिड ज्यादा प्रेफरेबल है। फैट रिडक्शन के लिए लेसिथिन, राइबोफ्लेविन, फॉस्फेटाइलकोलिन से बना हुआ हमारे पास जो होता है लेमन वाटर या लाइपोलैब यूज करते हैं। या और टेस्ले का फैट डिसॉल्विंग। स्किन हाइड्रेशन के लिए अगेन हम हाइलुरोनिक एसिड यूज करते हैं। मेसोथेरेपी फेशियल से मुराद ये होती है कि आपने जो भी मीजो सीरम लिया, जैसे कि आपने मल्टीबियोटा ले लिया, आपने पूरे फेस में उसको इंजेक्ट कर दिया। स्किन टाइटनिंग के लिए, एक्नी के लिए, एक्नी के अपने मीजो सीरम्स आते हैं बने बनाए जो इंजेक्टेबल होते हैं, आपने वो देने हैं। और एक्नी वाला जो मीजो सीरम होता है उसमें ज्यादा विटामिन ए के कंटेंट्स होते हैं। एडेड विटामिन फॉर ग्लोइंग स्किन, और एड्रेस सवेयर स्किन प्रॉब्लम्स, सेवरल स्किन प्रॉब्लम्स। विटामिन एडेड फॉर ग्लोइंग स्किन, कोई भी आप मीजो सीरम उठाएंगे, जैसे कि डर्मा हील का आप स्किन ब्राइटनिंग उठा लेंगे एसपी के नाम से, या कोई भी, उसमें विटामिन की आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है, खास तौर से विटामिन एच वगैरह। और इम्प्रूव्स एक्नी एंड स्कारिंग, सेवरल स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि प्रीमेच्योर एजिंग, हाइपरपिगमेंटेशन, एक्नी के स्कार्स इंप्रूव हो गए। आपने देखा होगा एक्नी के बड़े स्कार्स में तो लोग अब फिलर भी कर रहे होते हैं। हेयर ग्रोथ प्रमोशन, स्ट्रेच मार्क्स खत्म हो जाते हैं। सब्स्टिट्यूट टू एक्सपेंसिव सर्जरीज है। सर्जरी अब हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। अब जैसे किसी की अंडर आई की स्किन लूज है और वहाँ बैग्स बने हुए हैं, तो उसकी जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता था वो ब्लेफरोप्लास्टी होता था। किताब में आज भी ब्लेफरोप्लास्टी है। लेकिन अब एक इंसान नहीं अफोर्ड कर सकता, या वो एनेस्थीसिया के लिए मिसफिट है, तो वो क्या करेगा, वो एमईआईज करवा लेगा। उसके बाद है रिंकल्स और क्योरिंग आई बैग्स, लोकलाइज फैट, लॉस ऑफ ग्लो, और लो डाउन टाइम एंड नो बैंडेजेस मेसोथेरेपी बेनिफिट्स फॉर हेयर। देखो, लो डाउन टाइम एंड नो बैंडेजेस। पेशेंट आया, आपने पीआरपी करवाई होगी या की होगी कभी, ये उससे भी बारीक नीडल से होती है। तो पेशेंट को क्या, इसमें कोई ब्लीड या कोई पट्टियां या कुछ है ही नहीं, और उसके बाद आपने ऑइंटमेंट लगा दी और फिर पेशेंट अपने घर चला गया। ठीक है, तो बहुत सी आप सर्जरी से बच गए, बहुत से आप एक्सपेंसेस से बच गए, और बहुत से एनेस्थीसिया से, साइड इफेक्ट से बच गए। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। टेक्निक्स द मेसोथेरेपी, अब यहाँ पे मैंने उल्टा जान के लिखा हुआ है ताकि आप लोग सुने, और जो लोग सुनते नहीं है सिर्फ वो देखते हैं, वो बस देख के गलत परफॉर्म करेंगे फिर। द मेसोथेरेपी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इंट्राडर्मल इंजेक्शंस इन द एरिया टू बी ट्रीटेड। जैसे एरिया टू बी ट्रीटेड था आपका फुल फेस, फुल फेस में काफी सारे इंजेक्शन आपने लगाए, अलोंग द एजिस ऑफ द डर्मेटोलॉजिकल लीजन। जैसे कि किसी को कोई बहुत बड़ा वो है, बर्थ मार्क है
ये एक्सीडेंटल ट्रॉमा हुआ है। तो हमने अपना पूरा जो लीजन था उसकी बाउंड्रीज को देखा और उसकी वहां से इंजेक्शन लगाना शुरू किए, पूरे लीजन में लगाए। 13 mm नीडल 30 और 32 गॉज एंड 4 mm नीडल्स 27 गॉज। अच्छा, अब जो नीडल की लेंथ होती है ना 13 mm, ये बहुत लॉन्ग होती है, जो आपकी बीड़ी सिरिंज के साथ वैसे ही आती है, यानी 1 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर। ठीक है। ये अगर 30 या 32 गॉज हो तो ये टूट जाती है, स्किन के अंदर ही फिर रह जाती है। तो इसके लिए जो 13 mm की नीडल होती है वो 27 गॉज की होती है। और जो छोटी माइक्रो नीडल है जिसको मीजो नीडल कहते हैं, जो 4 mm की होती है, उसकी 30 से 32 गॉज तक थी पिछले साल से, लेकिन उससे पहले से यानी कि पिछले साल में 34 गॉज आ गई। गॉजेस जितने बढ़ते हैं सुई उतनी बारीक से बारीक होती चली जाती है। अच्छा, इन्फिल्ट्रेशन शुड बी परफॉर्म्ड आफ्टर एडिक्वेट डिसइंफेक्शन ऑफ द स्किन टू बी ट्रीटेड। देखें, डिसइंफेक्शन तो मस्ट है। अगर आपको डिसइंफेक्शन ही ना आती, आप प्लीज कोई भी केस परफॉर्म ना करें। क्योंकि आप लोग अगर किसी को हेपेटाइटिस बी सी या एड्स करा देंगे ना, तो आप यकीन रखें आपकी औलाद में से या आपके बहन भाइयों में से या आपके माँ बाप में से किसी को ये होता है, आपके पास ये चीज वापस आती है। तो अल्कोहल स्वैब्स यूज करना, स्टरलाइजेशन का, इसके लिए पूरी 1 साल की हाउस जॉब और ट्रेनिंग होती है। तो ये चीजें होती हैं। जो लोग क्लिनिकल साइट्स पे हॉस्पिटल्स में काम नहीं किया, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट है, तो वो इन सब चीजों के लिए अगर नर्सेस को कहें कि वो इंजेक्शन दे, तो वो बेहतर है, क्योंकि उनको स्टरलाइजेशन का पता होता है, बजाय कि वो खुद करना शुरू हो जाए। क्योंकि जिस चीज में आपकी रिफ्लेक्सेस नहीं बने हुए, आप उस चीज को ना छेड़ो। अब देखो, ये ऊपर वाली जो स्किन कलर की थी एपिडर्मिस थी, हमारा कोई इंजेक्शन एपिडर्मिस में नहीं जा रहा। एपिडर्मिस से नीचे नीचे सारी मेसोडर्मिस है, जिसमें सुपरफिशियल डर्मिस भी आ जाती है, डीप डर्मिस भी आ जाती है और सबक्यूटिस भी आ जाता है। अब जो सबक्यूटिस है, जब हम फेस के लेवल पे होते हैं तो ये इतना बारीक होता है लेयर्स के, हम वही 34 गॉट 4 mm की मीजो नीडल यूज करते हैं, तो हम सबक्यूटिस में पहुंच जाते हैं। जब हम बॉडी पे होते हैं तो ये इतनी थिक लेयर्स होती हैं कि हमें 13 mm की नीडल यूज करनी पड़ती है, 27 गॉज वाली। अब क्या होता है कि जब आप फैट डिसॉल्विंग करते हैं, तो मैंने देखा है कि लोग इंसुलिन सरीन से फैट डिसॉल्विंग कर रहे होते हैं, पेट पे, थाई पे, चर्बी खत्म ही नहीं होती, पेशेंट को सेशन आफ्टर सेशन का कह कह के बेवकूफ बना रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप इंसुलिन सिरिंज पे जाएंगे तो वो आपकी सुपरफिशियल डर्मिस तक ही रहेगी, वहां पे स्किन थिक है, सुपरफिशियल डर्मिस थिक है, एपिडर्मिस थिक है, डीप डर्मिस थिक है, सबका टिश्यू बहुत ज्यादा है, वहां तक पहुंच ही नहीं रहे, तो कैसे आपका फैट कम होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं ये जो डीप डर्मिस में, हेयर फॉलिकल की रूट डीप डर्मिस में पड़ी होती है। आप देखिए यहाँ पे 60 का एंगल बनाया गया है। अगर आपके पास 13 mm की ही नीडल है, ठीक है, अगर आपके पास 34 गॉट 4 mm यानी मीजो नीडल है, तो वो आप 90 से भी देंगे तो वो आपकी लोअर डर्मिस तक रहेगी। अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे सुपरफिशियल डर्मिस में काम करने के लिए आपने उसको और ज्यादा स्लैंट कर लिया और नीडल को, और आपने सुपरफिशियल कर लिया। ऐसा बहुत कम है कि आपने सुपरफिशियल डर्मिस में काम करना हो, लेकिन मीजो बोटॉक्स के लिए आपने सुपरफिशियल डर्मिस में काम करना होता है, तो हाइपर हाइड्रोसिस के लिए सुपरफिशियल डर्मिस में काम करना होता है। तो इसमें हम इस रिस्क से बचने के लिए कि हमारा केमिकल डीप डर्मिस या सबक्यूटिस में जाए, हम नीडल लेंथ ही छोटी ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हम डीप ना जा सके, और एंगल भी रखते हैं ताकि वो ऊपर ऊपर ही रहे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। ये आगे प्रोटोकॉल, कंसल्ट अ सर्टिफाइड डॉक्टर बिफोर द ट्रीटमेंट। आप सर्टिफाइड हो तो जाएंगे, लेकिन आप डॉक्टर भी अपने कोशिश करें। अगर आपका इंजेक्टेबल्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने साथ स्टाफ रखें। स्टॉप एनी ब्लड थिनिंग मेडिकेशन, जो पेशेंट लोपरेन वगैरह यूज कर रहा है उसको आप कुछ भी इंजेक्शन लगाएंगे तो उसकी ब्लीडिंग ही नहीं रुकेगी। ठीक है। तो जिस लेयर में आप जाएंगे उससे भी आगे वो ब्लीडिंग तो उसकी कंट्रोल में नहीं है, कहीं से कहीं कुछ ब्रूजेस पड़ना शुरू हो जाएंगे। इन्फॉर्म योर डॉक्टर इफ एनी मेडिकल कंडीशन लाइक एलर्जी हिस्ट्री। ये सारे जो मीजो सिम्स होते हैं, इनके अंदर होता है प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ 3 3 4 4 साल की होती है। तो अगर पेशेंट को प्रिजर्वेटिव से या किसी भी केमिकल से एलर्जी है और बजाय ये कि वो एनाफाइलेक्सिस में जाए और आपको संभालना पड़े, इसलिए बेहतर है कि आप उसका पहले ही हिस्ट्री ले लें। और उसके बाद एक बिफोर की फोटो लेना मस्ट है, वरना पेशेंट कहते हैं मैं तो ठीक था, उल्टा तुमने मुझे खराब किया। नमिंग क्रीम 35 से 45 मिनट तक लगानी होती है, वरना आप सिर्फ अपने पैसे जाया कर रहे हैं और पेशेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं और अपना पेशेंट खराब कर रहे हैं।
योर डॉक्टर विल यूज मैनुअल इंजेक्शन। इंजेक्शन जो डिवाइस होती है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए की आती है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ले लें, नहीं तो आप मीजो नीडल बेहतरीन है। यू माइट फील स्लाइट प्रिकिंग पेन ड्यूरिंग द प्रोसीजर, इन्फॉर्म डॉक्टर इफ यू फील एक्सेसिव पेन। कुछ लोगों का थ्रेशोल्ड बहुत कम होता है, वो ये प्रिकिंग पेन भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए कि साथ ओरल पेन किलर्स उसको दे दें, लेकिन ब्लड थिनर्स और एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स नहीं देने हैं आपने, ठीक है, पैरासिटामोल दे दें। आफ्टर द ट्रीटमेंट रेडनेस स्वेलिंग तो होगी, जाहिर सी बात है 24 घंटे तक, क्योंकि आप कहीं पे ब्लड सैंपल भी देते हैं तो आपको थोड़ी सी दर्द रहती है, आपको थोड़ी सी स्वेलिंग होती है, कोई ब्रूज पड़ता है। इसी तरह यहाँ पे भी तो नीडल्स इंजेक्ट हुई है। इंश्योर एडिक्वेट सन एक्सपोजर। एडिक्वेट से मुराद ये नहीं कि धूप के नीचे जाके बैठ जाओ और अच्छी तरह से धूप ले, तो जितनी हमें मिलनी चाहिए उससे ज्यादा हमें वैसे ही मिल रही है। इससे मुराद ये इनएडिक्वेट नहीं करना, इनएडिक्वेट दोनों सेंसेस में कि बहुत ज्यादा नहीं कर लेना। फॉलो द पोस्ट केयर एडवाइस गिवन बाय द डॉक्टर। पोस्ट केयर एडवाइस होती है कि 24 घंटे तक चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाना। 6 घंटे बाद ही होल्स बंद हो जाते हैं जो सिरिंज से बनते हैं, लेकिन आपने अपनी एहतियात रखनी है। चेहरा फेस वॉश या किसी भी केमिकल या सोप से नहीं धोना, सिर्फ पानी से धोना है अगर जरूरत हो, और ऑइंटमेंट दूसरे डे नहीं लगाते रहना। ऑइंटमेंट और क्रीम में बड़ा फर्क होता है, उसकी भी आपकी पूरी क्लास लूंगी। जो ऑइंटमेंट होती है ना वो वाटर प्रूफ होती है, यानी कि जब तक आप उसको सोप से मल के उतारोगे नहीं तब तक वो आपकी स्किन पे कोटिंग किए रखती है। बी रेडी टू शेयर। अच्छा जी, नेक्स्ट स्लाइड करें। अच्छा जी, इंडिकेशंस एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ फिजियोथेरेपी। सबसे पहले तो देखो ना, इंडिकेशंस में क्या है। देखो, स्किन टाइटनिंग और रिजुविनेशन, और हेयर लॉस एंड बाल्डनेस, लोकल फैट, रिंकल्स एंड लाइन, स्किन पिगमेंटेशन और एक्नी। इनमें से सिवाय हेयर लॉस के और लोकल बॉडी फैट के बाकी जो सारी चीजें हैं ना वो CO2 फ्रैक्शन लेजर करती है। अब आप देखो, CO2 फ्रैक्शन लेजर मशीन की जो प्राइस है वो क्या है, 22 लाख रुपए। ठीक है, मैं खुद इम्पोर्ट करती हूँ, चलो मुझे वो पड़ती है 6 लाख में। लेकिन आप देखो कि ये सारी जो चीजें हैं, आप एक सिरिंज लेके, जो कितने की, 18 रुपए की सिरिंज आती है, 20 रुपए की, और 100 रुपए की मीजोनिडल कह लो, आप उससे ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इंक्लूडिंग हेयर लॉस एंड लोकल बॉडी फैट। ठीक है, कहाँ आपकी इतने लाखों की मशीन और कहाँ आपकी 20 रुपए की सिरिंज। अब आप ये देखें कि इसके साइड इफेक्ट्स तो कोई होंगे। पेन, आप कभी CBC करवाने जाते हो, अपना सैंपल देते हो, सुई लगती है, दर्द होती है ना, तो थोड़ी बहुत तो होगी। जिन लोगों को ज्यादा सेंसिटिविटी हो वो ओरल पेन किलर पहले ही खा लें जब क्रीम लगाते हैं तो। स्किन सेंसिटिविटी, कुछ लोगों को कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है, वो सेंसिटिव हो जाते हैं। स्वेलिंग तो जाहिर है, एक चीज़ अंदर इंजेक्ट करेंगे तो स्वेलिंग तो होगी। स्किन इरिटेशन, जाहिर है इतनी जगह नीडल लग रही है, फिर सब कुछ, रेडनेस होती है, ब्रूजिंग, कोई भी वेसल रप्चर हो जाती है छोटी सी तो ब्रूज तो बनता है। बम्प्स बम्प्स तो बनाना बहुत जरूरी होते हैं, हमें पता चलता है कि हमने कितनी क्वांटिटी फील कर दी है, विद टाइम वो सेटल हो जाते हैं। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन तब होती है अगर आपने टू थिक नीडल यूज कर ली है, या पेशेंट के अंदर ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन चल रही थी जैसे आरे वगैरह, और आपने उसकी मीजो परफॉर्म की है और आपने उसको इन्फॉर्म नहीं किया कि PIH होएगी, या पेशेंट सनब्लॉक बिल्कुल भी यूज नहीं करता। कोई भी चीज जो हम पेशेंट की स्किन की बेहतरी के लिए भी करते हैं वो उसकी स्किन को ज्यादा सेंसिटिव टू लाइट कर देती है। ठीक है, इन्फेक्शन, अगर आपने ऑइंटमेंट नहीं लगाई या पेशेंट ने घर जाके आदतन चेहरा धो लिया फेस वॉश से और ऐसे ही सो गया पिलोस पे साइड ली, इन्फेक्शन हो सकती है। इसीलिए ऑइंटमेंट का इस्तेमाल आप लोगों को बताया गया। और स्कार्स जो है, अगर आप बहुत थिक निटल यूज करते हैं तो फिर उसके अपने निशान रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करें। अच्छा जी, अब आप इस खातून का सबसे पहले बिफोर देखें और आप इसका आफ्टर देखें। ये आपको ये बताने के लिए बताया बनाया गया है कि उसकी आंखों के नीचे से लाइनें हमने खत्म कर दी, पिगमेंटेशन खत्म कर दी, चीक में वॉल्यूम दे दिया, चीक से एक्ने खत्म कर दी, नेजोलेबियल फोल्ड खत्म कर दी। आप ये देखें, ये, अब आप ये इस तस्वीर को देख के सोचें कि लोग क्यों भाग 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 के मीजो करवाते हैं। ठीक है, और बालों का तो आपको पता ही है, और फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन का भी आगे लेक्चर होगा, सब कुछ होगा, वो भी आपको साथ साथ बताया जाएगा। तो मीजोथेरेपी बेसिकली थी क्या? मीजोथेरेपी ये थी कि हमने जो ड्रग्स नहीं, हमने जो न्यूट्रास्यूटिकल्स थे जैसे कि विटामिन मिनरल्स और इस तरह की चीजें हमने स्किन में इंजेक्ट की, और उससे क्या हुआ कि हमारी स्किन बेहतर हो गई।
कहने को ये डार्क सर्कल और ये कोई पैथोलॉजी तो नहीं है ना, डार्क सर्कल होना एक सिर्फ कॉस्मेटिक इशू है ना, वरना तो कोई मसला नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, डिसेबिलिटी तो नहीं है। लेकिन जिसको है उसकी जिंदगी की क्वालिटी कितनी बुरी हो रही है, उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शन तो होना चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, यहाँ पर ये खत्म हो गया है। कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप फिर ग्रुप में पूछ लीजिएगा। ठीक है। नहीं, पीआरपी विद मीजो, हाँ, एक पीआरपी विद मीजो, अक्सर पीआरपी विद मीजो का वर्ड आपने सुना है। कंबाइनिंग पीआरपी विद मीजो स्टिमुलेट्स द नेचुरल मेटाबॉलिज्म ऑफ हीलिंग। पीआरपी हम पढ़ेंगे, पीआरपी ने हीलिंग का मैकेनिज्म जो होता है, यानी कि कोलेजन इलास्टिन हाइलुरोनिक एसिड वाया फाइब्रोब्लास्ट, उसको स्टिमुलेट करना होता है एंड प्रोड्यूस रिजल्ट दैट आउटलास्ट दैट ऑफ ट्रेडिशनल मेसोथेरेपी ट्रीटमेंट। एस्थेटिक्स में हमेशा 1+1=11 होता है। मेसोथेरेपी और पीआरपी का मिला के जो रिजल्ट है वो ना अकेली मेसो का है ना अकेली पीआरपी का है। इसीलिए आपका हर पेशेंट आपको कहता है मुझे पीआरपी विद मीजो कर दे। लास्टिंग अप टू 6 मंथ्स, 6 महीने तक रिजल्ट जो है वो लास्ट हफ्ते, ठीक है। और नहीं, 3 हफ्ते तक तो उसका होता है वो, नो रिपीट टाइम होता है। तो मीजो का अलोन और पीआरपी का अलोन जो है, रिजल्ट्स इतने ज्यादा हेराल्ड नहीं करते जितना इन दोनों की कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है, और 6 महीने तक मिनिमम ये रिजल्ट्स रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। बस खत्म हो गया है। चलिए ठीक है, आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस है वो आप ग्रुप में सेंड कर दें।